हिंदगी हिंदी है जिंदगी फेसबुक ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और हिंदगी हिंदी है जिंदगी ग्रुप के एडमिन डॉक्टर ऋषि शर्मा का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बोलने के लिए चयन किया और उन साथियों का, उन संभागियों का जो साहित्यिक मित्र जो हैं वो ये कार्यक्रम देख रहे हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज जो विषय दिया गया है उस पर आता हूं और विषय है बचपन और बाल साहित्य। हमारा समाज दो वर्ग में बंटा है, एक है अमीर और दूसरा है गरीब। थोड़ा और विश्लेषण करें तो हम इन्हें तीन वर्गों में भी बांट सकते हैं, अमीर और दूसरा गरीब और तीसरा बिंदु है मध्यम। इन तीनों ही श्रेणियों के बच्चों की मन स्थिति भी अलग अलग हो गई। इन सभी तरह के बच्चों के लिए बाल साहित्य कैसा हो, यह बात विचारणीय है। आज की आपाधापी और भागादौड़ी के इस युग में बच्चों को बाल साहित्य से जोड़ना बहुत कठिन काम है, लेकिन हम अभिभावकों की यह जिम्मेदारी बनती है और हमारा सपना भी है कि हमारी संतान हमसे बेहतर बने और अच्छे काम में अपना नाम रोशन करे। इसके लिए यह जरूरी है कि हम बच्चों के लिए उत्कृष्ट साहित्य सर्जन करें, उन्हें अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध करवाएं। यह नहीं कि उन्हें केवल किताबें खरीद कर ला दें, बल्कि यह भी कि अच्छी किताबें तलाशें और उन्हें पढ़कर बच्चों को सौंपें। पहली बात तो यह है कि लिखा तो बहुत जा रहा है, खूब लोग लिख रहे हैं, लेकिन एक तो खास बात यह है कि उस लिखे का मूल्यांकन नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि अनेक ऐसे रचनाकार भी हैं जो लिखने के लिए लिखते हैं और किताबों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। बच्चों के लिए अच्छा लिखना बहुत कठिन काम है। अब राजा रानी या परियां या भूत प्रेत, ऐसी इनकी जो इन पर जो लिखी गई कहानियां हैं वो बच्चों को इतनी पसंद नहीं आती, बल्कि आज जरूरत है कि मानवीय मूल्यों पर आधारित कहानियां हों, मानवीय मूल्यों पर आधारित विषयों पर रचनाएं लिखी जाएं, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, संस्मरण हो या कोई भी बाल साहित्य की कोई भी विधा हो। मानवीय मूल्य बहुत जरूरी है और रचनाएं सरल हों, सहज हों, छोटे छोटे वाक्य हों, स्वाभाविक हों, बनावटीपन नहीं हो रचना भी। बच्चों को यूं लगे भी ये हमारी बात है, उनके मन की बात लगे बच्चों को। और आज हमें जरूरत है दया, करुणा, सहयोग, विश्वास, प्रेम, भाईचारा, समानता, आदर, सत्कार, ममता आदि अनेक मानवीय मूल्यों के साथ साथ बच्चे के भीतर की संवेदना को बचाए रखना है। हम अपना दुख सुख बांटें, उस पर भी सृजन होना चाहिए। हम बच्चों को अच्छे संस्कार दें और संस्कार देने से पहले यह जरूरी है कि हम खुद संस्कारित हों। खुद का संस्कारित होना बहुत जरूरी है। हमारा संस्कारित होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम किसी चीज को तभी दे सकते हैं जब वो हमारे पास हो। हमारे पास होगी नहीं तो बच्चों को हम क्या देंगे, और वो भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, खूब। और इसके लिए जरूरी है कि हम बच्चों से बात करें। बच्चों से बात करते ही नहीं है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि हम बच्चों से बात नहीं करते, और बात इसलिए नहीं करते कि बच्चों की हर बात में सवाल होता है। बच्चों के भीतर जिज्ञासा भरी हुई है हर बात के लिए। ये क्या है, ये क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया।
इस तरह के मतलब क्या, क्यों, कब हुआ, ये कैसे हुआ, आगे क्या होगा, इस तरह की बच्चों के भीतर जो जिज्ञासा है वो छिपी हुई रहती है। और दूसरी जरूरत है बच्चों को आज की जो तकनीक है उससे जुड़ने का अवसर दें। अभी पिछले दिनों आपने देखा था कि, और मैंने बच्चों के अखबार जो हम यहाँ से निकालते हैं, टाबर टोली अखबार, ये बच्चों का अखबार यहाँ तो उल्टा दिख रहा है, लेकिन टाबर टोली, टाबर जो है राजस्थानी में बच्चे को बोलते हैं। तो इसमें एक समाचार है, 7 साल के वेंकटरमन ने पास की माइक्रोसॉफ्ट परीक्षा। 7 साल के बच्चे ने, वो महज इसलिए नहीं कि भी मतलब वो कहीं चला गया और वो उसका एडमिशन हो गया, उसके माता पिता ने रुचि ली और बच्चे की रुचि थी, तब इस बच्चे ने 7 साल की उम्र में ये चमत्कार दिखाया। और दूसरी बच्ची जो है वो विज्ञान की बात के लिए कहते हैं कि विज्ञान बहुत कठिन है, जबकि इसका ये कहना है, और ये बच्ची जो है वो मणिपुर की है, 9 साल की। ये 9 साल की बच्ची है लाइसिप्रिया कंगुजम, और इसने एक ऐसा आविष्कार किया है कि सब लोग जो भी सुनता है दांतों तले अंगुली दबाता है। ऐसी चीज का आविष्कार किया, जल का आविष्कार, यानी हवा से एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो हवा से, वो डिवाइस के माध्यम से वो 1 गैलन जल तैयार हो जाता है। कितनी बड़ी बात है कि जल का कोई विकल्प नहीं है, लगभग हर चीजों का विकल्प मिल जाता है, लेकिन पानी का कहाँ विकल्प है। और ये कहते भी हैं वैज्ञानिक लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि आने वाला समय जो है वो पानी के लिए लड़ाई होगी। तो ये पानी का जो आविष्कार एक तरह से किया है बच्ची ने, एक ऐसा डिवाइस बनाया है 9 साल की बच्ची ने, ये कितनी बड़ी बात है। ये और मणिपुर की बच्ची है 9 साल की, और इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कंगुजम की इस डिवाइस को कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूली बच्चे इसे अपने बैग में साथ ले जा सकते हैं। और लाइसिप्रिया की यह डिवाइस दिखने में एक छोटे से पंखे की तरह है। उन्होंने पोस्ट शेयर कर कैप्शन लिखा, लोग हमेशा विज्ञान को कठिन बताते हैं, लेकिन मैं विज्ञान को सरल जीवन शैली में बदलना चाहती हूँ। विज्ञान में मानवता के लिए कई संकटों का समाधान है। विज्ञान जो है वो अनेक संकटों से छुटकारा दिलाता है, ऐसी शक्ति है विज्ञान में, उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए। बस हमें इस पर खोज करने की आवश्यकता है। मैंने अपने डिवाइस को सुखीवू 2 भविष्य 2 के लिए सर्वाइव इट कहा है। हर दिन 1 गैलन पानी निकाल सकती है ये डिवाइस। 9 वर्षीय पर्यावरण प्रेमी लाइसिप्रिया का कहना है कि यह डिवाइस प्रतिदिन 1 गैलन शुद्ध पेयजल उत्पन्न कर सकती है। यह वैश्विक जल संकट को हल करने में मदद करेगी, साथ ही पानी को ग्लोबल समस्या के लिए भी यह काफी मददगार साबित होगी। तो कहने का मतलब यह भी एक 9 साल की बच्ची ने इस तरह का डिवाइस बनाया है। हम बच्चों को प्रोत्साहन दें, बच्चों को मौका दें, बच्चों की बात सुने, जो बच्चे क्या करना चाहते हैं उनसे जुड़े हैं। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं कि बच्चा उसे सहजता से बता देता है कोई भी अपनी बात को, कोई भी वैज्ञानिक बात जो है अपने जल्दी समझते नहीं है। अभी आज सुबह मेरे नाती से बात हुई तो नाती कहने लगा कि नाना जी मैंने आपके मोबाइल में मेरा ना वो एक गेम डाउनलोड किया, उसको आप डिलीट मत करना। मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मुझे तो गेम चलाना आता भी नहीं। तो वो 8 साल का है नाती, वो कहता है कि चलाना क्यों नहीं आता, आप चलो सीख जाओगे। तो मैंने कहा यार आप तो ऐसा गेम चलाते हो तो उसमें है ना आप जब ये इस तरह से लोगों को मारते भी हो इस गेम में। बोला ये तो गेम है। मैंने कहा नहीं ऐसी है, मारना ऐसी अच्छी बात नहीं है। बोला नहीं ये तो गेम है, इसको आप करो। आप ये ऐसी कोई आदमी थोड़ी ऐसी मरता है, ये तो गेम है, सच में थोड़ा ही होता है ऐसा। तो कहने का मतलब ये भी बच्चा जो कहता है कि आप इसको देखो करो सीख जाओगे, छोटा सा बच्चा ये आज मुझे बता रहा है, मतलब 8 साल का बच्चा, और ये अपने बता रहा है बड़ी सरलता से। और एक खास बात ये है कि हम जो भी रचना लिखें बच्चों के लिए, अब कहते हैं कि बच्चों के लिए बाल साहित्य किस तरह का हो, बच्चों के लिए सहज हो, सरल हो, छोटे छोटे वाक्य हो, छोटी छोटी बातें हो,
ये नहीं है कि बहुत ही गूढ़ देती है, ऐसे क्लिष्ट शब्द दे दिए जो बच्चों की समझ में नहीं आ रहे हैं। और यथार्थ के नज़दीक हो, रचना ऐसी हो जो बहुत ही मतलब ऐसा हो कि यथार्थ के नज़दीक होगी, तभी तो बच्चे की जिज्ञासा शांत होगी। अब एक बार क्या हुआ कि जैसे मैं एक कहानी लिखी चंदरी चतराई, बच्चे के पास समस्याओं के भी हल है। तो पुराने समय में क्या हुआ कि एक बुजुर्ग का देहावसान हुआ और पुरानी परंपरा के अनुसार जो उन्होंने वो श्राद्ध का कार्यक्रम रखा, उस श्राद्ध में पूरे गांव को न्योता दिया। और वो जो न्योता दिया तो मतलब वो जो देहावसान जिस व्यक्ति का हुआ था वो बड़ा जमींदार था। उसने यह मतलब उसके अभिभावकों ने यानी उनके परिवार वालों ने यह घोषणा करवा दी थी कि जो भी जीव आएगा सबको एक चांदी का सिक्का देंगे। तो किसी घर से 10 आए, किसी से 15 आए, किसी से 20 आए, भी प्रत्येक जीव के पीछे एक चांदी का सिक्का। तो एक पंडित जी ने क्या किया, एक लोटे के अंदर एक बड़ा सा लोटा लिया और उसमें खूब सारे कीड़े मकोड़े भर लिए और कपड़े से ढक लिया और वो खाना खाने के लिए आ गया। और फिर बुलाया वहाँ के जो उनके परिवार के लोग थे, उनको बुलाया। वो कहने लगे भी ये जो मेरे पास इतने जीव हैं, इतने मुझे चांदी के सिक्के दो। अब सारे परिवार वाले असमंजस में अब क्या करें, कितने हजारों ऐसे जीव भर रखे थे उसने लोटे के अंदर, कीड़े मकोड़े। तो क्या हुआ था, घोषणा की हुई थी प्रत्येक जीव के पीछे एक चांदी का सिक्का। तो क्या किया कि उनके परिवार में एक छोटा बच्चा था, 8-1 साल का बच्चा था, हमारे वो नाती जैसे था, यानी 7-8 साल के बच्चे सारे ही बड़े इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे। तो उसको पता लगा भी ये इस तरह की बात हो गई। तो उसने अपने अभिभावकों को सुझाव दिया कि ये इतना दोगे तो ये हजारों रुपये देने पड़ेंगे। उसने बताया भी ऐसा करो, ये लोटा भर के लाया जीवों से, तो सिक्कों से इसका लोटा भर दो। तो बाद में वो जो अभिभावक थे उन्होंने कहा पंडित जी इसको तो वहाँ ये बाहर डाल दो, जो कीड़े मकोड़े आप लेके आए हो, और ये चांदी के जो सिक्के हैं उनसे ये लोटा भरवा लो अपना। तो पंडित जी अपना समूह लेके रह गए और इस समस्या को हल किया छोटे से बच्चे ने। तो रचना ऐसी होनी चाहिए जो यथार्थ के नज़दीक भी हो। और बच्चों से मेरा कहने का मतलब ये है भी बच्चों से हम राय लें, दुख सुख में कोई भी राय लें। बच्चा कई बार ऐसी बात बता देता है हमारे दिमाग में नहीं आती, और जब दिमाग में समस्या होती है, जब समस्या होना तो कोई समाधान भी जल्दी से हल नहीं होता, लेकिन बच्चा उसको सहजता से ले लेता है। अब आगे बढ़ता हूं मैं कि बच्चों के लिए बाल साहित्य ऐसा हो जिसमें बच्चों की अच्छी बुरी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी गतिविधियां और उनके हर विशेषताओं पर रचनाओं का सृजन होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर। और रचनाकार का भी यह दायित्व बनता है कि वह निष्पक्ष भाव से अच्छी रचनाओं का प्रचार प्रसार करे। किसी रचना में कोई कमी दिखे तो उसके लिए सही मार्गदर्शन भी करे। बच्चों के लिए लिखना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। कई कहते हैं मैं तो मिनटों में लिख देता हूँ, एक रात में 10 किताब लिख दूँ, ऐसे कहने वाले भी हैं। लेकिन एक एक शब्द, एक एक वाक्य बच्चों के लिए उनकी दिशा को बदल सकता है, ये एक देखने वाली बात है। क्योंकि बच्चे हर बात पर विश्वास कर लेते हैं। बच्चों को हम बुला नहीं सकते। आप ऐसे कह सकते हो भी मैंने बच्चे को बुला दिया, लेकिन बच्चा वो अपने आप बुलाया नहीं जा सकता। उसको मेरे कहने का मतलब है ये कि बच्चा विश्वास करता है, उसको बुला नहीं सकते हम। वो हमारे पर तुरंत विश्वास कर लेता है, ये कितनी बड़ी बात है। और स्कूलों में भी मैं कहना चाहूँगा कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियाँ होनी चाहिए। बाल सभा हो, खेल कूद हो, यानी तरह तरह की गतिविधियाँ होनी चाहिए। कोई लेखन प्रतियोगिता हो, श्रेष्ठ हस्तलेखन प्रतियोगिता हो, शुद्ध शब्द लेखन प्रतियोगिता हो, नई नई चीजें, कहानी लेखन, कविता प्रतियोगिता हो, कहानी लेखन भी हो। छोटी छोटी बातें बच्चों को सिखाई जाए, बच्चों के साथ शेयर किया जाए, बच्चों से बांटे बात। लेकिन इस संदर्भ में एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अच्छी अच्छी रचनाएं देकर बच्चों को हम बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान और प्राणवान बना सकते हैं। लेकिन इस संदर्भ में जो ज़्यादा इस तरह की बात करूँगा तो मैं कुछ बातें कुछ कविताओं के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, कुछ छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से।
मैं 5-4 कविताएं और कुछ छोटी छोटी और जो बच्चों पर लिखी हुई कविताएं हैं, वो जो बच्चों के जो उनकी प्रवृत्ति पर, उनकी प्रकृति पर, उनके स्वभाव पर, बच्चों के ऊपर जो रचनाएं लिखी हुई वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। और एक समस्या और भी है कि आजकल दादी नानी कहानियाँ कहाँ सुनाती है, आती भी नहीं। और दूसरी बात ये, अगर सुनाएगी कोई कहानी तो जल्दी से बच्चे को पसंद भी नहीं आती। तो इसी भाव को मैंने एक कविता में प्रस्तुत किया है। और ये कविता जो है इस संग्रह में छपी है, प्रतिनिधि बाल कविता संचयन। इसके संपादन किया है डॉक्टर दीविक रमेश जी ने। इसका संपादन किया और साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने इस किताब को प्रकाशित किया है। और बहुत बड़ी किताब है ये, जिसमें लगभग 195-96 लोगों को लिया गया है और ये 706 पृष्ठों की है। तो इसमें भी मेरी कुछ रचना छपी है बच्चों के, उनके स्वभाव पर, बच्चों की प्रवृत्ति पर। अब एक कविता है नानी। नानी तू है कैसी नानी, नानी तू है कैसी नानी, नहीं सुनाती नई कहानी। ओ नानी तू है कैसी नानी, नहीं सुनाती नई कहानी। ओ नानी बोली प्यारे नाती, नई कहानी मुझे न आती। ओ नानी बोली प्यारे नाती, नई कहानी मुझे न आती। मेरे पास तो वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। मेरे पास तो वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। नई बातें कहाँ से लाऊं। अब नानी कहती है कि नई बातें कहाँ से लाऊं, तेरा मन कैसे बहलाऊं। और तुम जानो कंप्यूटर बानी, तुम हो ज्ञानी के विज्ञानी। तुम जानो कंप्यूटर बानी, तुम हो ज्ञानी के विज्ञानी। और मैं तो हूँ बस तेरी नानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी। मैं तो हूँ बस तेरी नानी, तुम ही सुनाओ कोई कहानी। अब नानी ने हार मान ली। और ये स्थिति है आज के समय में कि बच्चों के पास तरह तरह की जो चीज़ें हैं, उनका दिमाग वो अलग ही तरह का दिमाग है। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चों के भीतर जो जिज्ञासा है, कोई भी बात पूछने की, अपने मन को शांत करने की जो बात है, उस भाव को लेकर भी मैंने एक कविता लिखी है, किससे पूछूं पापा। मैं अपनी बात जो है अपनी कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि त्रिलोकनाथ पांडे जी, इन्होंने भी अभी एक नमस्कार किया है। मैं नमस्कार करता हूँ आप सबको। और आपको अच्छी लग रही है और इस कविता को सुनकर हंसने का भी वो टाइम दे रहे हैं, कमेंट इस तरह के भेज रहे हैं। तो अब आपके सामने जो बच्चों की जिज्ञासा और जो मेरे विचार हैं वो कविता के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और कविता का शीर्षक है किससे पूछूं पापा। पापा मुझे बताओ बात, पापा मुझे बताओ बात, और कैसे बनते हैं दिन रात। अब सुमन जी शर्मा और त्रिलोक जी, इनके कमेंट आ रहे हैं। मैं बीच में डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, इनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे ये बाल साहित्य कार्यक्रम के लिए बोलने के लिए मेरा चयन किया। अलका अग्रवाल जी, ये काफ़ी लोग जो परिचित हैं मेरे, यानी जितने भी जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ओम प्रकाश जी क्षेत्रीय, प्रकाश जी ये उधर रतनगढ़ से, बहुत अच्छा लग रहा है। अब कविता का शीर्षक है किससे पूछूं पापा। पापा मुझे बताओ बात, कैसे बनते हैं दिन रात। और चंदा तारे दिखे रात को, सुबह चले जाते चुपचाप। चंदा तारे दिखे रात को, सुबह चले जाते चुपचाप। और पापा पेड़ नहीं चलते हैं। अब बच्चे की पीड़ा देखिए आप कि पापा पेड़ नहीं चलते हैं और ना ही करते कोई बात। पापा पेड़ नहीं चलते हैं, ना ही करते कोई बात। और कैसे कट जाते हैं पापा इनके दिन और इनकी रात। और हम कईयों से ऐसे गांठ मार लगते हैं कि जीवन भर नहीं बोलते और पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन बच्चे की पीड़ा देखिए, ये कह रहा है कि जब पेड़ पौधे बोलते नहीं है, चलते नहीं है, तो इनके दिन रात कैसे कटते होंगे। तो आगे बच्चा पूछता है, बच्चा कहता है कि और ढेर सी बातें मुझको, और ढेर सी बातें मुझको समझ क्यों नहीं आती है। और ना घर में बतलाता कोई, ना मैडम बतलाती है।
और ना घर में बतलाता कोई, ना मैडम बतलाती है। फिर मैं किससे पूछूं पापा, फिर मैं किससे पूछूं पापा, मुझको बतलाएगा कौन। फिर मैं किससे पूछूं पापा, मुझको बतलाएगा कौन। और डांट डपट के कर देते हैं मुझको पापा सारे मौन। डांट डपट के कर देते हैं मुझको पापा सारे मौन। तो ये जो कविता है वो बच्चों की जिज्ञासा पर है। और दूसरी बात एक और मैं बताना चाहूँगा भी, मेरी एक जो कविता है वो अपने आहा जिंदगी एक पत्रिका में एक संपादकीय में रचना समंदर जी ने लिखा था। और मेरे पास कई मित्रों के फ़ोन आए कि ये कविता छपी है, शिव मोहन यादव कानपुर से, और भी कई साथियों के फ़ोन आए कि आपकी ये कविता आपकी है क्या है, आपका उसमें नाम भी है। फिर मैंने एक मित्र को कहा तो मैंने उस इंडिया टुडे में इसमें आ जिंदगी उस अंक में अभी पिछले दिनों की बात है, उसमें इस किताब के बारे में लिखा हुआ था, समीक्षा की हुई थी। तो उसमें 3-4 कविताओं को लिया था, तो मेरी इस कविता को लिया जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। वो उनको ज़्यादा प्रभावित किया। और जब जो कोई विश्लेषण होता है कोई रचना का, तब लेखक को पता लगता है ये रचना कैसी है। मैं तो सब रचना यूँ समझता हूँ कि ठीक ही होंगी, मैं तो यही प्रयास करता हूँ, अच्छा लिखने का प्रयास करता हूँ। बाकी अच्छी है बुरी है वो तो आप लोग ही बता सकते हो। तो रचना समंदर जी ने इस कविता का आह जिंदगी में संपादकीय में जिक्र किया, तो मैं आपके साथ भी इसको बांटना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है खट 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 खट। खट 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 कटती लकड़ी, खट 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 कटती लकड़ी, 8 पैर की होती मकड़ी। खट 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 कटती लकड़ी, 8 पैर की होती मकड़ी। थप 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 देती थपकी, थप 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 देती थपकी, घोड़ा खड़ा खड़ा ले झपकी। अब घोड़ा जीवन में कभी नहीं सोता, और घोड़ा अगर लेट गया है तो वैद्य लोग डॉक्टर लोग बताते हैं, जो पशुओं के जो चिकित्सक हैं वो ये बताते हैं अगर लेटा हुआ है तो इसका मतलब घोड़े के पेट में दर्द है, कोई तकलीफ है। पूरे जीवन भर वो खड़ा रहता है, वो सोता है तो भी खड़े खड़े। तो ये इस कविता में, और वो 8 पैर की होती मकड़ी, ये भी बच्चों को बतलाने के लिए इस कविता को इससे जोड़ा गया है, यानी बच्चे को सहजता से किसी बात का ज्ञान हो जाए। तो खट 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 कटती लकड़ी, और 8 पैर की होती मकड़ी, और थप 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 देती थपकी, घोड़ा खड़ा खड़ा ले झपकी। और चर पर चने चबाए, चर पर चने चबाए, बकरी में मैं कर मिमियाए। चर पर चने चबाए, बकरी में मैं कर मिमियाए। और टर 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 मेंढक करता, टर 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 मेंढक करता, चूहा बिल्ली से है डरता। टर 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 मेंढक करता, चूहा बिल्ली से है डरता। और खट 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 बजते बूट, खट 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 बजते बूट, और बिन जूतों के फिरते ऊंट। राजस्थानी में एक कहावत भी है कि ऊंट के तिरिया उबानो फिरे। तो खट 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 बजते बूट, बिन जूतों के फिरते ऊंट। खड़ 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 होता शोर, खड़ 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 होता शोर, बादल देख के नाचा मोर। खड़ 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 होता शोर, बादल देख के नाचा मोर। और छटपट छटपट बरखा आए, छटपट छटपट बरखा आए। ये शब्द जो है वो बोलते हुए लग रहे हैं। मैंने भी बाद में जब बताया ना तब पता लगा, वो विश्लेषण के बाद में पता लगा भी मतलब किस बात को पकड़ा है। मुझे भी इतना ध्यान नहीं था, लेकिन मैंने वो लिख दिया। तो वो कविता आगे है कि छटपट छटपट बरखा आए। जब बरसात गिरती है, बूंदें गिरती है, तो ये आवाज़ आती है इस तरह की छटपट छटपट की। तो छटपट छटपट बरखा आए, कागज की सब नाव चलाए। और दड़बड़ भागे बच्चे, दड़बड़ भागे बच्चे, मन से निर्मल होते सच्चे। बच्चे जो है वास्तव में मन से निर्मल और सच्चे होते हैं। और मैं कई बार कहता भी हूँ कि हम बच्चों से सीखें। अब कई कहते हैं बच्चों को तो सिखाओ, सीखोगे क्या? अरे मैंने कहा बच्चों से सीखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे पहली बात तो लड़ाई नहीं करते किसी से, और करते हैं तो मिनटों में वैसे के वैसे हो जाते हैं। और बच्चे एक दूसरे पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। बच्चे झूठ बोलते नहीं है,
बच्चे वो एक शेर भी है शायद दुष्यंत जी का, जो शायर हैं उनका, कि वो 2-4 किताबें पढ़ लेंगे तो हम जैसे हो जाएंगे। शेर व शायरी में रुचि तो है, लेकिन मेरा इतना मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन शायद मुझे लगता है उनका ही है कि 2-4 किताबें पढ़ लेंगे तो हम जैसे हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है भी हम जो है वो झूठ बोलना बच्चों को हम सिखाते हैं, और ये सच भी है। हम कह देते हैं, कई बार फोन करते हैं आजकल तो। मेरे के यहाँ मिस्त्री कोई काम कर रहा था, तो मिस्त्री ने भी फोन करते करते कहा, हाँ जी मैं घड़साना में हूँ। और मैंने कहा आप तो हनुमानगढ़ में हो भाई। बोला गुरु जी धीरे बोलो। तो इस तरह की बात जो है, अब कई बार कोई पूछने आता है घर में, बाहर घंटी बजाता है तो पापा कह देते हैं बच्चे को कि बेटा बोल दो भी मेरे पापा घर नहीं है, बाहर गए हुए। तो जो पापा कहते हैं तो बच्चा कह आता है ऐसे। तो हम कैसे सिखा रहे हैं, किसको सिखा रहे हैं? हम बच्चों को खुद की जिंदगी से बेहतर जिंदगी जीना सिखाना अगर चाहते हैं, और प्रत्येक माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा जो है उससे बेहतर हो, तो हम बच्चों को ऐसा मौका दें और सच बोलें, सही बोलें, बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें। अच्छा, कई ये कहते हैं कि रचना लिखना जो है ना कठिन तो है, लेकिन कैसे बच्चों के लिए जो रचना लिखें तो किस तरह से लिखनी चाहिए, कई पूछ भी लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए बच्चों से जुड़ें, बच्चों से बात करें, आपका बचपन, अपना बचपन याद करें, अपने भीतर का बच्चा जो है उसको जिंदा रखें, बच्चों से बात करें, उनकी एक एक बात सुने। अब एक बच्ची जो है हमारे, वो छोटी वाली बच्ची, वो घड़ी सही कर रही थी, तो इस बात को हम खुद महसूस करें। वो घड़ी को ऐसे स्टूल लगा के ऐसे सुई को पकड़े, मैंने कहा बेटा गिर जाएगी, क्या कर रही हो? बोले पापा अपने घर में 4 घड़ियां लगी हुई है, 4 में 3-4 मिनट का प्रत्येक घड़ी में फर्क है, मैं सबको बराबर कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये है भी उस बच्ची के अंदर जो समय की जो पाबंदी उसके अंदर दिखाई देती है, वो चीज़ हमें भी सीखनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, मुझे याद आ गई, वो पिछली बार भी मैंने एक बात कही थी कि बच्चे जो है ना इतने अनुशासित होते हैं, हम एक बार कह देते हैं तो उसको भी वो बहुत ही ज़्यादा महसूस करते हैं। बच्चे बहुत अनुशासित होते हैं। मैंने एक बार बच्चों को लेख लिखना सिखाया और 150 शब्दों का लेख लिखने का कहा, तो एक 10-12 बच्चे या 30-40 बच्चे थे, सबने लेख लिखा। तो मैंने कॉपी जांची तो एक बच्चे की कॉपी में वो अंतिम वाक्य बीच में रह गया। मैंने उसको बुलाया, बेटा इधर आओ। वो आया, मैंने कहा इसको बेटा पूरा नहीं किया, मैंने आपसे कॉपी भी नहीं छीनी थी, और ये पूरा तो कर देते इस वाक्य को। बोले सर आपने 150 शब्दों के निबंध का कहा था ना, तो 150 शब्द पूरे हो गए थे। और मैंने कहा ये चरम सीमा है ये अनुशासन की। तो हम बच्चों से ये अनुशासन सीखें, अनुशासन में रहेंगे तो हमारा विकास भी होगा, देश का विकास होगा। हमारा विकास होगा तो देश का विकास निश्चित है। तो ये चीज़ें हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। एक जो शब्द है वो डिसिप्लिन में, एक मैंने एक किताब में दिया भी है, जो सपने किताब है मेरी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सपने, अब इसमें आपको उल्टी दिख रही है तो आप अपने मन से जो है इसको सीधा कर लें आप। इसके अंदर सपने के बारे में यानी कुछ बताया हुआ है, और अनुशासन के बारे में। और ये जो किताब है द ड्रीम्स, ये इस किताब का कलाम साहब ने जब लोकार्पण किया 2005 में, 17 नवंबर 2005 में जब कलाम साहब ने लोकार्पण किया, तो इससे पहले मीटिंग हुई राष्ट्रपति भवन में, और उनके कलाम साहब बीच में एक फोन आ गया था, थोड़ा सा अवरोध आ गया। तो इस किताब का जो लोकार्पण है, ये अंग्रेजी की किताब, इसका लोकार्पण किया कलाम साहब ने, और हिंदी वाली बाद में छपी। ये किताब पहले छपी अंग्रेजी वाली, क्योंकि मैंने उनको कहा था पीए साहब को, कलाम साहब के जो पीए साहब थे मिस्टर एस.एम. खान, उनको मैंने कहा कि मैंने तो हिंदी में लिखा है, मुझे तो इतनी अंग्रेजी आती भी नहीं, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद करवा के लिखा है। हम अतिथियों का सत्कार करते हैं तो उनके लिए मैंने अंग्रेजी में अनुवाद करवाया है। इसमें मैंने दिया डिसिप्लिन के बारे में, पूरी जो स्पेलिंग है डिसिप्लिन की, DISCI और PLINE। तो इसमें मैंने किया है कि A से लेकर Z तक जो 26 शब्द है, 26 लेटर जो है अक्षर, 26 अक्षर है A से लेकर Z तक। तो A को 1 अंक, B को 2, C को 3, D को 4 और E को 5, और इस तरह करते करते Z को 26। तो डिसिप्लिन की स्पेलिंग लिखो और सबके अंक लिखो आप, तो सबके अंक लिखो और जोड़ो,
तो जोड़ने के बाद वो होगा बिल्कुल 100 अंक होंगे पूरे। तो इसका मतलब ये है भी अगर 100% अगर कोई डिसिप्लिन में है, अनुशासन में है 100%, तो काम पूरा होगा, लक्ष्य मिलेगा उसको, कोई रोक ही नहीं सकता 100%। अब एक बच्चा था, उसने कहा सर ये इतना इस तरह से डिसिप्लिन में रहेंगे, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे तो हम मतलब ये फिर कंप्यूटर की तरह हो जाएंगे फिर। मैंने कहा नहीं, कंप्यूटर में और इंसान में फर्क है। कंप्यूटर में संवेदना कहाँ होती है? कंप्यूटर को ये कहो भी एक आदमी की उम्र जो है अब 100 साल है तो 50 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? तो कंप्यूटर तो कहेगा 50 साल बाद वो 150 साल का हो जाएगा, यानी 150 साल का। जबकि किसी बच्चे को पूछा जाए या किसी और व्यक्ति को पूछे भी 50 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 50 साल बाद, तो वो कहेगा इतना तो ये जिएगा भी नहीं। तो कंप्यूटर में वो बात नहीं होती। अब मैंने इस पर भी एक कहानी लिखी हुई है इस तरह की भी, इस तरह से हम कंप्यूटर ना बने, हम इंसान बने और संवेदना से जुड़े रहे। एक मैंने एक कहानी दी तो उसमें भी इस तरह की बात है भी, एक कंप्यूटर को पूछा गया भी एक घड़ी जो है वो 5 दिन में 1 सेकंड आगे चली जाती है और एक घड़ी बंद रहती है, तो कौन सी घड़ी लें? तो कंप्यूटर ने कहा भी आप जो रोबोट है, कंप्यूटर जो भी वो है, तो उन्होंने कहा भी बंद घड़ी ले लीजिए आप। तो कहा बंद घड़ी क्यों लें? तो उसने उत्तर दिया भी बंद घड़ी लेंगे तो कम से कम 24 घंटे में 2 बार सही समय देगी, जबकि वो हमेशा ही गलत रहेगी, भले सेकंड हो। लेकिन जीवन में सेकंडों का तो लॉस होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, इस तरह का हमें सृजन करना चाहिए भी हम संवेदना से जुड़े रहें, बच्चे के भीतर की संवेदना को महसूस करें और हमारे भीतर भी जो संवेदना है वो जीवित रहनी चाहिए। अब कुछ बातें जो है मैं 1-2 बातें और कविताओं को, छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से बच्चों की बात में रखना चाहूँगा। इस किताब के अंदर खूब सारी बातें हैं, कविताएं जो है ना बहुत ही बढ़िया लिखी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि ये किताब जो है प्रत्येक घर में होनी चाहिए। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ भी एक जिम्मेदारी बनती है एक रचनाकार की भी अच्छी किताब का तो प्रचार होना चाहिए, अच्छी किताब की चर्चा होनी चाहिए भी ये किताब अच्छी है। तो प्रत्येक घर में, प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक अभिभावक के लिए भी किताब बहुत बढ़िया है। अब मैं बाल साहित्य और बचपन इसी विषय पर मैं चल रहा हूँ और मैं कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो बेटे की किताब है। और इस किताब का नाम है एक राजा रे चांद। और इस किताब को 2018 में राजस्थानी युवा पुरस्कार मिला है। तो इसमें 5 कविताएं बच्चों को लेकर लिखी गई है, बच्चों की बात, बच्चों के मन की बात, बच्चों की व्यथा कथा है इसके अंदर। तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। टाबर एक, टाबर राजस्थानी में बच्चे को टाबर बोलते हैं। तो इसमें टाबर एक, इस कविता में बेटा जो है वो दुष्यंत जोशी, इसकी ये किताब है। तो इसमें 5 कविताएं हैं बच्चों पर। तो 5 कविताएं हैं। तो मैं पहली कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपा बनावा जात पात, आपा बनावा जात पात, आपा माना जात पात। ये बिल्कुल सरल भाषा में है भी हम जात पात बनाते हैं और हम जात पात मानते हैं बड़ों के लिए। आपा अपनी निजरा में घना लूंठा हाँ, यानी हम जो है ना अपनी नजरों में बहुत बड़े हैं। आगे लिखा है इसने, पण टाबर नहीं माने जात पात, बच्चे जात पात नहीं मानते। टाबर पिछाने खाली मिलख पड़ो, बच्चा केवल इंसानियत को पहचानता है। पर टाबर ने कौन जाने, इस कविता में अंत में लिखा है टाबर ने कौन जाने वाली, यानी टाबर मिनक पड़े को, यानी उसको संवेदना को पकड़ता है बच्चा, लेकिन बच्चे को कौन जानता है, बच्चे की बात को बड़े महसूस नहीं करते। दूसरी कविता है कि टाबर खेल है, टाबर खेल है, लड़े भिड़े बोट दे रीस मायर एक दूसरे रे बटको, ऐसे बटका भर देते हैं कहीं पीठ पर या हाथ पर या कहीं मुंह पर या कहीं भी बटका भर देते हैं। तो टाबर खेल है, लड़े भिड़े बोट दे रीस मायर एक दूसरे रे बटको, पण थोड़ी ताल पछा टाबर भले रमण ने लाग जावे, वह आपरी रीस ने किता चटका भूल जावे। यानी वो अपने जो लड़ाई झगड़े को मिनटों में भूल जाते हैं, जो मैंने पहले कहा भी था। और तीसरी ये कविता है कि टाबर बनावे माटी में घर, टाबर बनावे माटी में घर, टाबर बनावे कागदा में घर, टाबर बिछावना में भी बनावे घर, बिस्तर में भी
बच्चे घर बनाते हैं और बनावा है डो दे, यानी वो बनाते हैं और मिटा देते हैं। टाबर ने कहीं ठा के हुए घर, बच्चे को क्या पता क्या होता है घर, पण टाबरा बिना नहीं हुए घर, बच्चों के बिना कहाँ होता है घर। ये इस कविता का भाव है। जब बच्चे हैं तो घर है। एक है एक टाबर पाटी माथे बनावे केड़ो सेब। ये बच्चे की देखिए आप, एक पूरा चित्र सामने आता है कि एक टाबर पाटी माथे बनावे केड़ो सेब पपीतो और अनार, और दूसरो टाबर बिना चाट जे। यानी एक बच्चा जो चित्र बनाता है इस तरह के केले पपीते का ऐसे अपने उस स्लेट के ऊपर, और दूसरा बच्चा उसको चाट जाता है। बड़ा दूसरो टाबर बांध बांधरी चीजें बनावे और पहलो टाबर चाट लिया डकार। यानी फिर दूसरा बच्चा वो उसमें बनाता है, नई नई चीजें बनाता है खाने पीने की, फिर वो चाट लेता है दूसरी वाला। पर बापूजी ने कह नहीं सके सांचली चीजा सारू जद बापूजी जावे बाजार। यानी बच्चा जो है ना अपने अपने पिता को अपने मन की बात कह नहीं सकता, भी मेरे लिए पापा ये खाने की ये चीज ले आना। वो इतने मतलब देखो आप किस तरह से अपना इस तरह करते हैं, अपने खेल खेल में अपने मन की इच्छा को पूरी कर लेते हैं, इस तरह के चित्र बनाकर स्लेट पर और वो ऐसे चाट लेते हैं। ये बच्चों का देखो आप, ये पूरा चित्र जो है बिंब आपके सामने उभर के सामने आता है इस तरह से। एक है जद आवे परदेश क्यों कोई लूट हो नेता अपने देश। जद आवे परदेश क्यों कोई लूट हो नेता अपने देश, तद टाबर आवे सड़का माथे उन्हारे स्वागत सारू। यानी बाहर से कोई बड़ा व्यक्ति आता है विदेश से, तब बच्चे जो है वो आ जाते हैं उनके स्वागत के लिए। नाना नाना हाथा में फूला रे गुलदस्ते और तिरंगे न संभालता खड़े रहे भूखा तीसा। यानी बच्चे खड़े रहते हैं लाइन बनाकर पंक्तिबद्ध, झंडे लिए हुए गुलदस्ते लिए हुए बच्चे खड़े रहते हैं उनके स्वागत में। पानी पिसाब सारू तरसता टाबर नहीं जाने कौन आसी। यानी इस कविता का भाव देखिए आपको, पानी और पेशाब का इसके लिए तरसता, यानी कोई पानी पीने भी नहीं जाता, प्यास से खड़े हैं, पेशाब करने भी नहीं जा सकते, गुरुजी छुट्टी नहीं दे रहे हैं, वो खड़े हैं भी खड़े रहो आप, कोई आने वाले हैं नहीं जाना कौन। उनको पता भी नहीं है कि कौन आने वाला है, बच्चों को पता भी नहीं है, छोटे छोटे, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का। ये कितनी जबरदस्त पीड़ा है बच्चों की इस कविता में। पण वार है आयर जाया पछे मनावे हरख अरे लेवे लंबो सांस। यानी उनके आने के बाद बच्चे खुशी मनाते हैं और एक लंबा सा सांस लेते हैं। बड़े आजे खेलता कूदता आप रह घर। यानी बच्चे फिर उस संकट को पीड़ा को भूल जाते हैं और खेलते कूदते फिर अपने घर आ जाते हैं। तो ये बच्चों की जो संवेदना है इस किताब के अंदर जो इसने बेटे ने लिखी है, और मैंने भी कुछ कविताएं लिखी हैं, वो बच्चों के मन की बात, और मैं कविता के माध्यम से अपने ये विचार यहाँ देना चाहता हूँ आपके सामने। मैं डॉक्टर ऋषि जी का बहुत आभारी हूँ कि मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया है और आप सुन रहे हो। मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मान सिंह जी राठौड़ आ गए हैं और विमला जी नागला ये केकड़ी से, और मान सिंह राठौड़ जी ये बाड़मेर से ये जुड़े हैं। बहुत खुशी की बात है मुझे कि ये सुन रहे हैं। अब बच्चों पर ये देखिए बच्चों के भाव, कटावरा ने नी रमन देवे माइत मट्टी में। बच्चों को जो माता पिता है मिट्टी में नहीं खेलने देते। टावरा ने नी रमन देवे माइत माटी में पछे माटी स्यूं की कर हुए मोह। टावरा ने यानी बच्चों को जब मिट्टी में खेलने नहीं देते तो बच्चों को मिट्टी से मोह कैसे होगा। ये इस कविता का भाव है। शायद इन्हीं कारण टाबर बड़ा होता ही चलिया जावे दिशावर। शायद इसीलिए बच्चे जो है थोड़े बड़े होते ही और पढ़ लिख कर कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं विदेश में, फिर जल्दी से यहाँ आते नहीं, क्योंकि मिट्टी से मोह नहीं है। और यह जरूरी है कि बच्चों को, अब तो वैज्ञानिकों ने भी कह दिया भी बच्चों को मिट्टी में खेलने दो, मिट्टी से ऊर्जा मिलती है, मिट्टी से शक्ति मिलती है। लेकिन ये बात हर आदमी तक कहाँ पहुँचती है। दूसरी कविता है कि कद खेले टाबर कद बात करे, कद टीवी चलावे और कद रमे वीडियो गेम। यानी बच्चा जो है ना वो कब खेले, कब बात करे, कब टीवी चलाए और कब वीडियो गेम देखे। ये बच्चों की एक पीड़ा भी है।
होमवर्क करता करता ही आ जाए नींद। यानी बच्चों को इतना होमवर्क दिया जाता है। ये मैं मेरी बात जो है कविता के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि यानी होमवर्क करता करता आ जाए नींद, और नींद में ही लेवा रोटियां 2-4 गाछिया। यानी नींद में ही जो माँ है वो नींद में उसको खिलाने की कोशिश करती है कि भूखा है, ये सो रहा है, और नींद में उसके मुंह के बोतल लगा देती है, दूध की बोतल लगा देती है, और वो नींद में थोड़ा बहुत पी लेता है, सो जाता है। ठा नी दूध कद प्यावे माँ, दिन गए बड़े 22 बाजम बाज, कट्ठा गई जराबा, अरे किने गयो बेल्ट, कितनी झटका आ जाए बस में कितनी जल्दी आ जाती है, और कई चीजें मिलती नहीं है। बेल्ट कहाँ है, जुराबें कहाँ है, और स्कूल छू घर, और घर छू स्कूल। बच्चे का यही है भाई, स्कूल घर। क्या जिंदगी है टापरारी। यानी बच्चों की ये क्या जिंदगी है। बच्चों को हम इस तरह से ना बात करते हैं, ना बच्चे कोई खेल खेल सकते हैं। बस पढ़ाई करो और ऐसी मशीन बन जाओ जो खूब पैसे कमाओ। ये फिर बाद में फिर ये कहते हैं कि बच्चा कहना नहीं मानता, और फिर धीरे धीरे वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। तो ये इसी वृद्धाश्रम जो बनते जा रहे हैं, इन वृद्धाश्रमों के हम यहाँ जिम्मेदार हैं। अगर हम बच्चों से जुड़े तो ऐसी नौबत क्यों आएगी। मेरी एक बच्चों पर ही आगे कविता है कि टाबर कितना बोले सांच। बच्चे कितना सच बोलते हैं, नहीं जाने बनावटी बाता। टाबर कितना बोले सांच, नहीं जाने बनावटी बाता, अरे भेदभावी नहीं जाने टाबर, शात जदी हुए टाबर भगवान रो रूप। बच्चे इस तरह की कोई ऐसी बनावटी बात नहीं जानते, तभी तो बच्चों को भगवान का रूप कहा गया है। ये इस कविता का भाव है। और ये कविता है कि रमतियों तोड़ता ही, यानी खिलौना तोड़ते ही, रमतियों तोड़ता ही पड़े टाबरा रहा थाप। खिलौना तोड़ते ही बच्चे के थप्पड़ पड़ता है गार्जियन की ओर से, और सुननी पड़े बाने उल्टी सीधी झड़कियां माँ बाप री। यानी माँ बाप फिर थप्पड़ मारने के साथ साथ उसको कहते भी ये क्या कर दिया, इतने का लाए थे। तो ये बच्चे को सुनना पड़ता है। कई तो मूंगो रमतियो तोड़ दियो लियावता ही, इतना महंगा खिलौना लाते तोड़ दिया तूने। रमती सर उठा बरारी अबू जाडी ने कौन सुरजास के उतर राशि कहीं अब कोई उतार। यानी ये मैंने इसमें कहा भी ये ऐसी पहेली है जो बच्चे की पीड़ा को समझने के लिए कोई ऊपर से अवतार आएगा, कोई उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। हम समझें इस पीड़ा को भी बच्चे ने इसलिए तोड़ दिया भी वो देखना चाहता था भी ये खिलौना क्यों चलता है, कैसे चलता है, इसके अंदर क्या है, इसलिए उसकी जिज्ञासा थी, इसलिए उसने इसको पूरे को जो है खिलौने को मतलब कैसे आप तो कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भी तोड़ दिया, लेकिन तोड़ा नहीं है। उसके भीतर जो देखने की उसकी जिज्ञासा है वो है। इस कविता का मूल भाव ये है। ये कविता है कि टापना शू को नहीं चाहे कोई करनी बात, टाबरा शू को नहीं चाहे कोई करनी बात, शातीन कारण का टाबरा रही हर एक बात में हुआ सवाल। अब कई बच्चे से बात नहीं करते कि क्या है, बच्चा है, क्या बात करें, लेकिन बच्चे जो बहुत ही गहरी बातें हमें दे देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे ऐसी बात दे देते हैं जो बड़ा तो कभी सपने में नहीं सोच सकता। अब ये गुड़िया है, ये LIC प्रिया, ये जो मतलब एक सोचने वाली बात है कि मणिपुर की 9 साल की बच्ची जिसने एक ऐसा डिवाइस बना दिया जो हवा के भीतर जो है वो 1 गैलन एक दिन में 1 गैलन जल बना देती है, ऐसा इसने बनाया है। और बच्चे इस जो है ना डिवाइस को अपने साथ ले जा भी सकते हैं, अपने बैग में डालकर। ऐसी चीजें बच्चे करते हैं। एक कविता है कट्टाबर मार खाने थोड़ी सी तड़ा पचा हो जाए बिछारा बिछा। यानी बच्चे अपने गार्जियन से पिटाई के बाद भी वैसे के वैसे हो जाते हैं, या गुरुजी से भी पिटाई करते हैं, मान लो कोई गुरुजी कर देते हैं कोई गलती पर, तो बच्चे फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। टाबर नहीं बांधा गांठ, और आपा थोड़ी सी बात माथा है बांध लिया गुड़गांठ। ऐसी गांठ मान लेते हैं जो जिंदगी भर खुलती नहीं है कभी। गुड़गांठ जो है ऐसी अबूझ गांठ होती है जिसको कोई ना तो कोई खोल सकता है, ऐसी गांठ मान लेते हैं। लेकिन बच्चों से हम कुछ सीखें। ये कविता है कटाबर जे छाना बन रसी तद छाना न दिखाना पड़ेगा।
अब कई कहते हैं ना हमारा बच्चा बड़ा शरारती है, टिकता ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। फिर मैं भी कई बार हंस के कह देता हूँ, जो कविता का भाव है, कि अगर ये समझदार बन के रहेंगे ना तो फिर आप और कहेंगे भी क्या हो गया हमारे बच्चे की, तो बुजुर्ग की तरह बैठा रहता है। बच्चा तो बच्चा है, बच्चों जैसी शरारत तो करेगा ही, तभी तो बच्चा है वो। कभी कुछ वो उसकी जिज्ञासा बनी रहती है, कभी कभी दीवार कूदता है, कभी ऐसे पेड़ियों में ऐसे कूदता है, कभी मतलब अब देखते हैं ना बच्चे की एक एक जो है ना वो बता नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। टाबर भाई जो है चोखा जी कह रहा है टाबर आता ही, और वो बच्चे अच्छे भी लगते हैं जो बच्चों की तरह रहते हैं। लेकिन बड़ा जो कोई ऐसी हरकत करता है बच्चों की तरह तो कह भी देते हैं ये क्या कर रहा है, बिल्कुल बच्चे की तरह। तो बच्चों को तो बच्चों की तरह रहना चाहिए। एक कविता है कि मारे कुटा नहीं सुधरे टाबर। मेरी इस कविता का भाव है कि मारने पीटने से बच्चे सुधर नहीं सकते। कोई कहते हैं मैं सुधार दूंगा, तो मारे कुटिया नहीं सुधरे टाबर, लाड में बहुत हुए ताकत। प्यार के भीतर, प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम बच्चे को प्यार से समझा सकते हैं, और मार पीट कर जो उसको और ज्यादा जिद्दी बना देंगे, वो एक बार नहीं करेगा कोई ऐसी बात, बाद में फिर वो जाते ही जो है फिर उसी रास्ते पे आएगा। तो हम कोई गलत बात कोई कर रहा है बच्चा तो उसको प्यार से हम समझाएं। इस कविता का ये भाव है कि मारिया कुटा नहीं सुधरे टाबर, लाड में हुआ बहुत ताकत, एक लाड कर देखो तो सही। आप अजमा के देखिए तो सही, एक बार प्यार करके देखें आप। तो इस कविता का भाव ये है। एक कविता है कि थाने बहम है, कहते टावरा ने सुधारो अरबा ने संस्कारित करो। इस कविता का यह भाव है कि आपको वहम है कि आप बच्चों को संस्कारित कर रहे हो और आप सुधार रहे हो, ये आपका मन का वहम है। ये खुद ने देखो खुद रे भीतर, टाबर सुधर जासी आपो आप। हम अगर सही रहेंगे, खुद हम सही रहेंगे तो बच्चे अपने आप ही सही हो जाएंगे। बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है। अब कई पिता जो है वो बच्चे से कहते हैं एक बंडल लेके आ, या सिगरेट लेके आ, या जर्दे की पूड़ी लेके आ, तो बच्चा सीखेगा ही। फिर बाद में फिर बच्चे को आप पीटते हो कि तू कैसे खाने लग गया जर्दा, और मैंने सुना है तुम बीड़ी भी पीने लग गया, फिर उसकी पिटाई करते हैं। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखने वाली बात है। अभी हम खुद जो है वो सच्चाई पर रहें। और साहित्यकारों से भी मैं ये कहना चाहूँगा, भी मैं जो बात बता रहा हूँ ये साहित्य सृजन की बात है। अभी हम इस तरह का साहित्य सृजन करें, हम इस तरह का, ताकि मतलब स्वतः ही जो है ना बच्चे इस तरह सीखते रहें, हम खुद उदाहरण बने। अब ये कहेगा टाबर कितना हुआ है संतोषी। सबके समझ में आ रहा है कि दिल्ली में भी मैंने कुछ कविताएं सुनाई थी। अब ये आ गए हैं, शीला पांडे जी भी आ गए हैं, और विमला नागला जी भी दोबारा से, बजरंग जी आए हैं इसमें, और कई जल्दी से पढ़ा भी नहीं जा रहा है, बहुत ही बारीक बारीक अक्षर है। तो टाबर कितना हुआ संतोषी, 2 रुपया री चीज क्यों जयरा जी। अब बच्चे जो है कितने सीधे हैं, 2 रुपये की चीज दे दो आप खुश हो जाएंगे। और कितो चटका कर ले विश्वास, हर एक की बात मत है। बच्चा विश्वास भी तुरंत कर लेता है किसी की भी बात पर। टाबर नहीं जाने दगर अर्थ, बच्चा मतलब दगे का अर्थ नहीं जानता, किसी धोखे का अर्थ कहाँ जानता है भी ये धोखा दे रहा है। बच्चा तो विश्वास कर लेता है। तो पण सीख जे आपा स्यू सो की अरो जय अपने जीचा। इस कविता में ये है भी हमारे से सीख जाते हैं। हम अगर गलत काम करते हैं तो बच्चे भी फिर गलत हो जाते हैं। तो हमें सचेत रहने की जरूरत है, हम सही रहें, बच्चे अपने आप सही हो जाएंगे। इस कविता का मूल भाव ये है। अब एक है, टाबर बोलियो आ साड़ी मम्मी री नी मारी है। टाबर बोलियो यानी बच्चा जो है, बच्चा कहता है ये साड़ी मम्मी की नहीं है, माँ की है, यानी दादी की है। टाबर बोलिया साड़ी मम्मी री नहीं मारी है, सूंघ और देख लो बनाई। बच्चा नाक से सूंघ कर खुशबू से बता रहा है कि ये मम्मी की नहीं है, दादी माँ की साड़ी है। हूँ सोचियो टाबर कितना सियाना हुआ है। हूँ सोचियो कि टाबर कितना सियाना हुआ है, नाक ने भरता है आंख नहीं। मेरे दिमाग में ये है, जब मेरे जो भतीजे ने कहा था कि ये माँ की साड़ी है, ये सूंघ के देख लो मैंने, ये
मम्मी मम्मी की नहीं, हाँ मम्मी की नहीं है, दादी माँ की है, सूंघ के देख लो, यानी उसमें जो स्मेल आ रही थी, यानी नाक को भी आंख की तरह काम में ले रहे हैं बच्चे। ये कितनी बड़ी बात है। और आप आंखें होता थकाई अनदेखी कर दिया गणकरी सी चीजें, यानी हम जो आंख होते हुए भी ध्यान ही नहीं देते किसी बात की ओर। कई बार हम जाते हैं बाजार में, यानी पैदल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मोहल्ले में कहीं घूम रहे हैं, कोई अपने को पूछता है भी, वो आपने देखा था कभी कोई यहाँ से गया, तो क्या हम कह देते हैं भी हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारे साथ कोई बच्चा होता है ना, वो कहता है वो हाँ वो गए थे, एक अंकल गए थे, वो मोबाइल चला रहे थे, उन्होंने ऐसे पहन रखा था, ऐनक लगा रखी थी, ये यानी बच्चा कई चीजें बता देता है और एक मतलब एक झलक ही देखता है वो, और हम ध्यान नहीं देते। तो बच्चों से सीखने की जरूरत भी है। एक है आगे जो मेरी कविता का जो मतलब इसके माध्यम से मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि टाबर हंसे मुल्क है अरे करे मीठी मीठी बात। टाबर हंसे मुल्क है अरे करे मीठी मीठी बातां, टाबर सदा ही बोले सांच, टाबर सदा ही बोले सांच, कदास आपां टाबरां से सीखा और आपां टाबरां ज्यों दिखा। हम जो है बच्चों की तरह दिखे, हम सच बोले, बच्चों की तरह बने हैं। क्यों? बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, और झूठ बोलते हैं तो वो मिनटों में हंस जाते हैं, वो कह देते हैं मैंने तो ऐसे कहा था। यानी बच्चों के भीतर जो है वो जो बचपना है वो ईश्वर का रूप है। वो आगे कविता है कि टाबरा ने आपा टाबर समझ क्यों कर दिया अणुसुनो। हम बच्चों की बात को अनसुना क्यों कर देते हैं, बच्चा समझ कर क्यों करते हैं अनसुना। ये इस कविता में मैंने दिया है कि टाबर रहे मन में नी मैल नी पखा पकी, कोई पक्षपात नहीं, नी पका पकी, नी जात पात, नी छुआछूत, अरे नी कोई बनावटीपणो। बच्चे के अंदर बनावटीपना भी नहीं है, कुछ भी इस तरह की बात नहीं है, कोई जात पात नहीं है, कोई किसी का पक्ष नहीं है। हूं सांची कहूं कि टाबर सांचा हो है। मेरा ये इस कविता में ये भाव है कि मैं सच कहता हूं कि बच्चे सचमुच में ही सच्चे होते हैं। एक टाबरी भी सुनो, एक टाबरी भी सुनो, नी मान्या टाबरारी, एक टाबरी भी सुनो भलाई, नी मान्या टाबरारी। मतलब मेरे कहने का भाव ये भी बच्चों की आप सुनो तो सही, आप है मत मानना, बच्चे की बात सुनो जो कह रहा है, पर सुनन में कहीं हर्ज है, एक सुनो तो सही। टाबर ने खाली टाबर ना समझा, ओ दर्पण है घर रो। बच्चा जो है आईना है अपने घर का। टाबर ने खाली टाबर ना समझा, वो दर्पण है घर रो, और आ जग जानी बात कि दर्पण कदी झूठ नहीं बोले। आ जग जानी बात कि दर्पण कदी झूठ नहीं बोले। तो बच्चा जो है वास्तव में दर्पण की तरह है। अभी बच्चों की एक छोटी सी कविता है, फिर मैं कुछ और एक दो बातें कहानियों के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक कविता है कि गोली टॉफी चॉकलेट या कुल्फी शू हो जाए राजी। गोली टॉफी चॉकलेट या कुल्फी शू हो जाए टाबर राजी। साइकिल या स्कूटर माथे थोड़ शौक हिंडा दो तद भी टाबर राजी। यानी बच्चे को थोड़ा झूला दे दो आप, साइकिल पर स्कूटर पर थोड़ा सा झूला दे दिया, खुश हो गया। आप क्यों नहीं सीखा टाबरा सिंह राजी रावण रो अलाज। यानी ऐसी छोटी छोटी चीजों से 2 रुपए के गुब्बारे से बच्चा खुश हो जाता है, 2 रुपए की कुल्फी से खुश हो जाता है, 1 रुपए की चॉकलेट से खुश हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजों से बच्चा कितना खुश हो जाता है। तो मेरे कहने का इसमें यह भी हम बच्चों से क्यों नहीं सीखें ऐसी छोटी छोटी बातों में खुश होने का राज। और खुशी जो है बाजार में मोल नहीं मिलती। हम बीमार होते हैं, तनाव से ग्रस्त रहते हैं, और बीपी और शुगर तो सामान्य सी बात हो गई है। हमारा दुखी होने का मूल कारण भी यही है कि हम जो है ना खुश नहीं होते। किसी की खुशी से एक जलते हैं, मतलब किसी की खुशी से ओ इतना खुश, ये तो बहुत खुश हो रहे तो इस तरह कई जगह लिखा हुआ मैंने देखा भी था। इस तरह के व्हाट्सएप पर आजकल मैसेज भी आते हैं इस तरह के, कहे हंस मत लोग जल जाएंगे। तो लोगों से खुशी सहन नहीं होती। और मैं ये चाहता हूँ कि एक रचनाकार का ये दायित्व बनता है और उसकी जिम्मेदारी भी है, वो ऐसा सृजन करे कि खुशियों के बाग लग जाए, खुशियाँ खूब फैले, उनकी महक फैले,
और खुशियों के ऐसे ऐसे बाग, जगह जगह बाग लगे हों खुशियों के, हर घर से खुशी निकले, खुशी हो, हर घर में खुशी हो और सारे खुश हों। और ये कैसे हो सकता है? ये इससे अच्छे साहित्य से और अच्छे संस्कारों से जो एक रचनाकार दे सकता है। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि रचनाकार जो है ना, कोई भी रचनाकार हो भी, और बीच में मैं कुछ 2-4 नाम लेना चाहूँगा, ये नाम आ गए हैं, ये विनोद जी चौहान, ये अंजू जी छाड़िया है शायद, ये आए हैं और जो इससे जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अच्छा सृजन करें और इसमें अच्छे सृजन में जल्दबाजी ना करें। और एक खास बात यह है भी, बच्चों के लिए बाल साहित्य ऐसा हो भी उसमें कोई इस तरह की कोई प्रूफ की गलतियां नहीं होनी चाहिए। शब्द जो है बिल्कुल सही होना चाहिए और पूरा उस पर चर्चा होनी चाहिए, ये शब्द इस किताब में ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। 2-4 साहित्यिक मित्रों से भी चर्चा होनी चाहिए। अब कई मित्रों की किताबें छपती हैं और तो मैं पूरा सहयोग करता हूँ। कोई पूछता है भी ये थोड़ा सा इसमें प्रूफ रीडिंग में थोड़ी मदद कर देना, तो मेरी रुचि है। मैं अपने टाबर टोली जो अखबार है ये बच्चों का, ये अपना 18 साल से ये चल रहा है और इसमें मैं बहुत बार देता हूँ भी शुद्ध शब्द और हम जो लिखते हैं अशुद्ध। जैसे आपने खुद ने भी ये महसूस किया होगा भी दवाइयाँ शब्द जो है, मैं कलकत्ता गया वहाँ भी मैंने देखा ई की मात्रा बड़ी लगी हुई थी, जबकि बहुवचन जो होते ही वो मात्रा छोटी हो जाती है अपने आप। कलकत्ता गया वहाँ देखा, पुणे में देखा दवाइयाँ लिखा हुआ था, वहाँ भी ई की मात्रा। और मैंने कहा हनुमानगढ़ में भी ऐसे और गंगानगर में भी ऐसे, और इधर गए अपने मनाली वगैरह में, चंडीगढ़ में, वहाँ भी ई बड़ा था। मैंने कहा देखो सब जगह ई बड़ा है, देखो दवाइयाँ में तो भारत देखो एक है, सब जगह तो भारत अपनी एक रूपता दिखा रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है। इस तरह की शुद्ध चीज़ों का भी हम अपनी रचनाओं को ध्यान दें। शुद्ध चीज़ हो, प्रामाणिक चीज़ हो, कोई रचना हो तो तथ्यों पर आधारित हो। जैसे एक कहानी मेरे याद आ रही है कि बच्चों की एक कहानी, और राजस्थानी में है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको हिंदी में बता रहा हूँ। उसका नाम है अपने पहलवान की कहानी है वो, सांचरी जीत। तो एक पहलवान होता है, उसके 4 भैंसें होती है, वो भैंसों को खुली छोड़ देता है और वो लोगों के खेतों में जो है वो खुले चरती है। वो अब कौन उसको रोके? पहलवान की भैंस है, रोके कौन? लड़ाई कौन मोल ले? लेकिन एक बार क्या हुआ कि किसी एक सज्जन के खेत में घुसी तो दूसरे ने कहा वो इनको छेड़ना मत, ये पहलवान जी की भैंस है भाई, इनको छेड़ोगे तो पहलवान जी से फिर लड़ाई मोल ले लोगे आप। तो बोला खेत जो है ना मैंने वो इनकी भैंसों के लिए नहीं बोया, और भैंसों को क्या पता किसका खेत है किसका नहीं है। वो तो बेचारी जहाँ छोड़ोगे तो वो तो चलेगी, हरा तो अपना पेट जो है वो अपनी भूख शांत करेगी। तो भैंसों को तो पता नहीं है, लेकिन उसके पहलवान को तो उसको पता ही है जो उसका मालिक है, वो खुली छोड़ देता। लेकिन एक सज्जन ने कहा भी ये भैंसें जो है पहलवान की है, उसको बाहर मत निकाल देना। बोला क्यों? बाहर तो निकालूंगा, खेत उसके भैंसों के लिए थोड़ा ही है भाई। तो उसने लठ निकाला, ऐसे भैंसों निकालने लगा तो 3 भैंसें तो अलग हो गई। एक भैंस जो है उस सज्जन के पीछे हो गई मारने के लिए। तो वो खेत वाला वो मालिक वो आगे आगे और भैंस पीछे। वो लोग हंसने लगे पड़ोसी। बोला ठीक है अब पता लगेगा तेरे को। तो बाद में वो लठ से इस तरह से मतलब अपना खुद का बचाव किया। उसने खुद का बचाव किया तो वो क्या है, वो लाठी जो है वो उसके भैंस के मुंह के लग जाती है और उसकी खून आ गया। और बाद में क्या किया, जब खून आ गया फिर बाद में भैंस चली गई और वो फिर पहलवान ने क्या किया कि थाने में केस लिखवा दिया उसके खिलाफ। पहले तो लड़ाई भी की कई देर तक, बाद में थाने में केस लिखवा दिया। भी इतनी लाठियां मारी मेरी भैंस के, उसके सारे दांत तोड़ दिए ऊपर नीचे के। तो केस दर्ज कर लिया। लेकिन वो जो थानेदार होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब वो किसी का पक्षपात नहीं लेता था। उसने कहा भी सही निर्णय होना चाहिए। उसने क्या किया कि पशु चिकित्सक को बुलाया और भैंस के वो मुंह को दिखवाया, जांच करवाई भी, देखो इसको। तो चिकित्सक ने देखा और रिपोर्ट लिख के दे दी थाने में भी। भैंस के ऊपर वाले दांत तो वो कह रहे तोड़ दिए, ऊपर वाले दांत तो होते भी नहीं। फिर बाद में देखा भी पहलवान ने झूठी FIR दर्ज करवाई है थाने में उस व्यक्ति के खेत वाले के खिलाफ। तो उन्होंने क्या किया, उस केस की जो फाइल है वो कोर्ट में भेज दी और कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब ने वो फाइल देखी और फिर बाद में उन्होंने ये देखा भी FIR झूठी दर्ज करवाई है। तो वो उन्होंने धारा 120B के तहत उसको बुलाकर और उसको पहलवान को 6 महीने की सजा दी।
तो मैंने मेरी कहानी में जब ये लिखा 120 ये बी ऐसे लिखा, तो मैंने वकील से पूछा भी था कि झूठी FIR कोई दर्ज करवाए तो कितनी सजा मिल सकती है, या ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, या ऐसे माफ कर सकते हैं, या कोई सजा भी मिल सकती है। तो उन्होंने कहा भी सजा मिल सकती है अगर कोई इस तरह की कोई ऐसी कोई गलती नहीं मानता है और वो झूठी FIR दर्ज करवाता है, तो फिर बाद में उसको सजा मिल सकती है। तो वकील साहब ने बताया भी धारा 120B के तहत जो सजा मिलती है 6 महीने की। तो इस तरह की बात उस कहानी में सहजता से दे दिया। तो बच्चे को भी पता लगना चाहिए भी कोई इस तरह की झूठी रिपोर्ट ऐसे, और कई बातों का पता लग गया बच्चे को भी, इस तरह से कोई किसी को क्यों किसी के खुली छोड़ी ऐसी खेतों में खाने के लिए, ये भी कई चीजें सीखने को मिलती हैं। और बच्चों को ये भी पता लगता है भी इस तरह से, वैसे गाय के भी दांत नहीं होते ऊपर वाले। मैंने एक गाय पर भी एक कहानी लिखी थी। एक बार क्या हुआ कि एक जो सज्जन थे, गुरुजी थे, अपनी गाय की खूब बड़ाई करते, तो 3-4 टीचर थे, उनसे वो बड़ाई सहन नहीं हुई। तो वो कहते भी दूध तो घर का गाय का होता है ना, उसकी चाय बढ़िया बनती है। तो ये भी मैंने ये कहानी लिखी हुई है। तो वैसे कई बार क्या होता है कि रचनाकार सच जो होता है ना, उसको भी कहानी बना लेता है, जो बात सच्ची हो, सही हो और प्रेरणादायक कोई बात हो। तो बाद में क्या किया, मैंने वो हास्य कहानी लिखी है ये। तो इसमें वो गुरुजी के सामने, मतलब गुरुजी 3-4 गुरुजनों के सामने जिक्र करते भी इस तरह से मैंने जो है ऐसे, मतलब मैं तो भाई घर की गाय का दूध जो है ना उसकी चाय पीता हूँ, बढ़िया बनती है। तो इस तरह करते करते उन्होंने मन में सोचा यार ये तो अपने ऐसे गाय बिकवाए हैं इसकी, ये तो रोजाना जिक्र करता है, ये तो ऐसे तो ये तो मेरा 1-2 टीचर इकट्ठे होकर कहने लगे ये रोज ऐसे गीत गाता है, हम तो सहन नहीं करेंगे। तो एक दिन वो टीचर कहने लगा कितने में खरीदी थी आपने? बोला मैंने तो 5,000 में ली थी। बोला 5,000 में ऐसे सस्ती गाय कौन देता है, बूढ़ी गाय खरीदी है आपने? बोला नहीं बूढ़ी नहीं है। बोला बूढ़ी होगी, उसने तो उसके दांत देखे थे आपने? बोला दांत तो नहीं देखे। तो वो गुरुजन वो जो 3-4 इकट्ठे जो उन्होंने सोच रखा था, उन्होंने कहा भी दांत देखना आपको तो बूढ़ी ऐसी गाय ऐसी मतलब दे दी आपको, और वो थोड़े दिन रहेगी वो। तो बाद में वो जो गुरुजी थे वो जिन्होंने गाय ले रखी थी, उसने घर जाके देखा, और बाद में वो 3-4 दिन उदास रहा। एक दिन खुश हुआ वो, पहले वो 3-4 दिन उसने जिक्र छोड़ दिया, गाय का कोई जिक्र नहीं किया। तो साथ वाले गुरुजी कहने लगे ये परेशानी में चल रहा है, तो वो खुश हुए। यानी आजकल का ये इस तरह का माहौल है पूरे देश भर में, क्या पूरी दुनिया में मुझे लग रहा है भी इस तरह का है भी कोई आदमी परेशान होता है तो कई मजे लेने वाले ज़्यादा होते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन वो गुरुजी खुश हुए और अपने गुरुजनों को साथियों को इकट्ठा करके कहने लगे अब तो मैंने गाय बेच दी। बोला क्यों? बोलो यार बूढ़ी थी, वो तो दांत थे ही नहीं ऊपर वाले बिल्कुल। तो वो 3-4 वो गुरुजी थे, उनके वो साथ वाले वो जोर जोर से हंसने लगे। बोला हमने तो मजाक की थी, गाय के तो ऊपर वाले दांत होते ही नहीं है। बोला यार ऐसे कैसे, आपने तो कहा था ना बूढ़ी होगी, तो मैंने तो बेच दी। तो ये जो कहानी मैंने लिखी है तो इसमें भी ऐसी मतलब हंसी मजाक के माध्यम से भी इस तरह का बताने का प्रयास। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये अंजू जी का इसमें नाम आया है, बजरंग जी, और भी कई साथी खूब सारे जुड़े हैं। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी भी जुड़े हैं, क्योंकि अभी बीकानेर से अभी बीच में मेरे मित्र हैं जो साहित्यकार हैं, उनका फोन आया, और 8:15 बजे मेरा एक कार्यक्रम और आएगा बाल साहित्य पर, एक साक्षात्कार एक और आना है। मेरे मन की बात मैं भी सोचता हूँ मैं आपके सामने शेयर करूँ। खूब सारी और भी बातें हैं, और भी अगली बार ऋषि जी और मौका देंगे तो मैं और बोलने की कोशिश करूँगा, और कुछ अपने ऐसी बातें शेयर करूँगा आपके साथ। अपने जो जीवन का जो एक अनुभव है वो सबके साथ शेयर करेंगे, नए नए रचनाकारों के साथ, पुराने साथियों से भी, नयों से भी अपने सीखेंगे, आप सबसे सीखेंगे और सिखाएंगे, एक दूसरे को सीखेंगे सिखाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगले बार फिर मिलेंगे। सबका आभार।